अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फलदीपिका ग्रंथ के ग्रहबल अध्याय का शुभग्रहाणम शुभत्व विचार, शुभग्रहों का शुभत्व विचार के विषय में। वही ग्रहबल अध्याय में शुभग्रहों के शुभत्व विचार के विषय में श्लोक लिखा गया है। निःशेष दोषहरणे शुभवर्धने च वीर्यं गुरोरधिकं मस्तकिल ग्रहेभ्यः तद्वीर्यपाददलशक्तिभृतो ज्ञशुक्रौ चन्द्रं बलं तु निखिल ग्रहवीर्य बीजम्। फिर से और एक बार पढ़ रहा हूं, अच्छे से सुन लीजिए। निःशेष दोषहरणे शुभवर्धने च वीर्यं गुरो रधिकमस्तखिलग्रहेभ्यः तद्वीर्यपाददलशक्तिभृतो ज्ञशुक्रौ चन्द्रं बलं तु निखिल ग्रहवीर्यबीजम्। और एक बार अभ्यास कर लीजिए इसको। निःशेष दोषहरणे शुभवर्धने च वीर्यं गुरोरधिकमस्तखिलग्रहेभ्यः तद्वीर्यपाददलशक्तिभृतो ज्ञशुक्रौ चन्द्रं बलं तु निखिल ग्रहवीर्यबीजम्। तो प्रत्येक ग्रहों की बल विचार विषय को हम लोग स्थान बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, इस प्रकार के 6 बल विचार पढ़ चुके हैं। सर्वेषां ग्रहाणं बल विचारम अस्माभिः अधीतम्। तत्र सर्वेषां ग्रहाणं बल विचार प्रसंगे ग्रहाणं स्थानबलं साधितम्, चेष्टाबलं साधितम्, कालबलं, दिग्बलं, दृग्बलम् एवं च ग्रहाणं चेष्टाबलं, नैसर्गिकबलं षड्विधबल विचारम् अस्माभिः साधितम्। तेषां षड्विधबलानाम् ऐक्येन योगेन षड्बलैक्यबलं विचार्यते। तदनन्तरं ये ग्रहाः बलवन्तः स्युः तेव शुभफलं प्रयच्छन्ति। जो ग्रह जन्म कुंडली में संपूर्ण रूप से बलवान होता है उसका फल ही जन्म कुंडली को प्राप्ति होता है। तो जन्म कुंडली का फलादेश करते वक्त हम लोगों को यह ध्यान देना है संपूर्ण जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा बलवान है। जो सबसे ज्यादा बलवान है वह ग्रह संपूर्ण जातक को, व्यक्ति को प्रभावित करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ विशेष नियम बताया जा रहा है। वो विशेष नियम क्या है देखते हैं यहाँ पे। निःशेष दोषहरणे शुभवर्धने च वीर्यं गुरोः रधिकम् अस्ति अखिल ग्रहेभ्यः। अखिल ग्रहेभ्यः, तो अखिल ग्रह कहने से संपूर्ण ग्रह, समग्र ग्रह, सभी ग्रहों से। तो अखिल ग्रहेभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचन, सभी ग्रहों से गुरोः अधिकम, गुरु जो बृहस्पति है उसका सबसे ज्यादा अधिकम वीर्यम बलम होता है। शुभवर्धने, इसका मतलब यह हुआ निःशेष दोष हरणे, संपूर्ण दोषों का सर्वेशम दोषानम। तो जन्म कुंडली के तरह तरह की दोष होता है। कभी वैधव्य दोष हुआ, कभी मांगलिक दोष हुआ,
कभी अशुभ योग के मध्यम योग का दोष हुआ, अनेक प्रकार के अशुभ योगों की दोष होता है। तो जो जन्म कुंडली में दोष दिखाई देता है, उस सारे दोषों का समन करने के लिए, शांति करने के लिए, नष्ट करने के लिए और शुभ को वर्धन करने के लिए, शुभ वृद्धि करने के लिए सबसे प्रभावी ग्रह जो होता है वो बृहस्पति है। संपूर्ण ग्रह जन्म कुंडली के ग्रहों में से जितने सारे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सारे ग्रहों में से जो बृहस्पति है वो अनेक सारे दोषों को नष्ट कर देता है जन्म कुंडली में और शुभ को वर्धित करता है, शुभ फल को प्रदान कर लेता है। इसका मतलब यह हुआ, बृहस्पति जन्म कुंडली में बलवान होने से व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। तो बृहस्पति जन्म कुंडली में बलवान होना चाहिए, होने से प्रभाव अच्छा मिलता है। उसके बाद कहता है तद्वीर्य पादम दलम शक्ति भृतोज्ञ शुक्र। तद्वीर्य, जो बृहस्पति का जो बल है, सबसे ज्यादा जो बल बृहस्पति होता है, तद्वीर्य पाद दलम, पाद मतलब एक चरण, दल मतलब आधा, शक्ति भृतो ज्ञा शुक्र, ज्ञा मतलब बुध, शुक्र मतलब शुक्र, पाद मतलब एक चतुर्थांश, दल मतलब अर्ध मतलब आधा। तो बुध को एक चतुर्थांश और शुक्र को आधा, मतलब बृहस्पति जन्म कुंडली में जितना शुभ फल प्रदान करता है, जितने शुभ फल को वर्धित करता है, जितने सारे दोषों को नष्ट करता है, उससे आधा शुक्र करता है। यदि शुक्र जन्म कुंडली में बलवान हो तभी संपूर्ण कुंडली में दृश्यमान जितने सारे दोष हैं, उन सारे दोषों के आधा नष्ट कर सकता है। कौन? शुक्र। बृहस्पति तो संपूर्ण रूप से, यदि बृहस्पति जन्म कुंडली में बलवान हो तभी वो संपूर्ण रूप से जन्म कुंडली का दोष शमन कर सकता है, दोषों को नष्ट कर सकता है और शुभ फल को प्रदान कर सकता है, शुभ फल को वर्धन कर सकता है। शुक्र लेकिन उससे आधा। शुक्र यदि जन्म कुंडली में, एक जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान ग्रह यदि शुक्र हो तभी वो बृहस्पति जितना करेगा उससे आधा करेगा शुक्र। शुक्रात आधा जो होगा वो बुध करेगा। मतलब यह हुआ बुध एक चतुर्थांश ही शुभ फल को प्रदान कर सकता है। यहाँ पे कुछ विशेष बताया जा रहा है। तद्वीर्य पाद दलम शक्ति भृतो शुक्रो चांद्रम बलम तू निखिल ग्रहवीर्य बीजम। सभी ये सारे शुभ ग्रहों की जो शुभ फल के वर्धन के विषय हुआ व दोषों की नष्ट करने के विषय हुआ, वह चंद्र के ऊपर निर्भर करता है। मतलब बिना चंद्र बलवान होते हुए जन्म कुंडली में कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए कह रहा है चंद्रम बलम तो निखिल ग्रहवीर्य बीजम। जो बीज है वो कौन है? ना चंद्रम बलम। इसलिए व्याख्या में आप देखिए, ततः सर्वेषां दोषानां शमनम शुभफल वर्धने च अखिल ग्रहेभ्यः गुरोः अधिकं बलम अस्तीति आदिशन्ति दैवज्ञाः। तो सबसे ज्यादा जो बलवान शुभ फल वर्धन करने की जो होता है वो गुरु का होता है। ततः गुरुतः अर्धम शुक्रस्य, उससे आधा जो होता है वो शुक्र का। शुक्रात अर्धम बलम भवति बुधस्य। यहाँ पे बुधस्य लिखा नहीं है, आपको जोड़ देना है। अर्धम बलम बुधस्य भवति इति चिन्त्यम। परंतु तेषाम गुरु शुक्र बुधानां शुभत्वम चंद्रस्य बलोपरि निर्भरति। मतलब ये जो बृहस्पति व शुक्र व बुध जितने शुभत्व फल प्रदान करेंगे व अनेक सारे दोषों को नष्ट करेंगे, ये सारे डिपेंडेंट जो है वो जो निर्भर करते हैं किसके ऊपर? ना चंद्रमा के ऊपर।
यदि चंद्रमा जन्म कुंडली में बलवान हो तभी ये दोषों को नष्ट कर सकते हैं। चंद्रमा यदि बलवान नहीं हो ये दोषों को नष्ट नहीं कर सकते। यह सिद्धांत अति तीक्ष्ण है, अति सूक्ष्म है। यह सूक्ष्म चिंतन को करते हुए फलादेश करना चाहिए, तभी जाके सटीक बैठेगा। मतलब यह हुआ जन्म कुंडली में चंद्रमा जरूर बलवान होना चाहिए। यदि चंद्रमा बलवान हो और बृहस्पति भी बलवान हो, उसके जीवन सुखमय हो सकता है। उसके जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में अनेक सारे दोषों नष्ट हो सकते हैं और अनेक सारे शुभ फल को वृद्धि वह बृहस्पति भी कर सकता है। मतलब बृहस्पति बलवान हो जाना यथेष्ट नहीं है। यदि चंद्रमा बलवान हो और बृहस्पति बलवान हो तभी शुभ फल वृद्धि होगा। उसी तरह शुक्र का, उसी तरह बुध का भी आपको समझ लेना चाहिए। इसलिए लिखा है अर्थात जन्मांग चक्रे चंद्र मन कारको अस्ति। हम लोग जानते हैं चंद्रमा मन के कारक होता है, तो चेतना जो होता है वो चंद्रमा होता है। मन सारे शरीर को चलाता है। मन एक शक्ति है संपूर्ण। यदि मन एकाग्र हो कोई भी कार्य सिद्धि हो सकती है। प्रत्येक कर्म एक व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक कर्म करने के लिए उसके मन जो होता है वो मुख्य होता है। मन यदि एकाग्र हो, चेतना यदि सटीक हो, आत्मशक्ति यदि सुदृढ़ हो, तभी वह व्यक्ति सुखमय जीवन यापन कर सकता है। तो मन कारक ग्रह चंद्रमा होने के कारण जन्मांग चक्र में यदि चंद्रमा बलवान हो, सर्वेशम ग्रहाणम मूल बीजम चंद्र बलम, तो इसीलिए कहा जा रहा है चंद्रमा यदि पूर्ण बली हो तभी अनेक सारे दोषों को नष्ट करेगा। कौन? ना चंद्रमा। चंद्रमा यदि निर्बल हो, बृहस्पति बलवान होने से भी बृहस्पति दोषों को नष्ट नहीं कर सकता है। चंद्रमा बलवान हो, बृहस्पति बलवान हो तभी दोष नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए लिखा है चंद्रे निर्बले सती अनेक दोषाः जायन्ते। दोषों मन से ही दोष सृष्टि होते। मानसिक पाप एव क्रियते मनुष्येन। तो प्रत्येक व्यक्ति कई सारे दुश्चिंता व पाप अपने मन के द्वारा ही करता है, जिस कारण से उस मन के प्रभाव से जन्म कुंडली में भी दोष उत्पन्न होने के कारण ग्रहों का जो राजयोग होता है व शुभ योग होता है उसका प्रभाव उसको मिल नहीं पाता है। तो इसीलिए जन्म कुंडली में फलादेश करते वक्त हमको यह जरूर ध्यान देना है, चंद्रमा बलवान होना चाहिए। बृहस्पति, शुक्र, बुध ये तीनों जो शुभ ग्रह हैं, ये तीनों यदि बलवान हो और चंद्रमा भी बलवान हो तभी जन्म हुआ व्यक्ति सुखमय जीवन यापन करता है। इसीलिए यह श्लोक अत्यंत आवश्यक है। तो हम लोग पढ़े थे पिछले श्लोकों में ग्रह अस्त होना नहीं चाहिए। यदि ग्रह अस्तंगत हो तभी वो वक्री होने से भी सफल नहीं दे सकता है। ग्रह उदय हो और वक्री हो और वो शुभ ग्रह हो, उच्च बल, स्थान बल, काल बल, चेष्टा बल, दिग्बल, कई सारे बलों से यदि बलवान हो तभी उसका प्रभाव संपूर्ण जातक के ऊपर निश्चित रूप से होता है। तो केवल बल को ही नहीं देख के फलादेश करना नहीं चाहिए, केवल ग्रह बलवान है इसलिए ये फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रहों का कुछ ना कुछ भूमिका होता है। वो शुभ ग्रह हो सकता है, पाप ग्रह हो सकते हैं। कोई भी एक वृष लग्न हो, वृष लग्न में शनि भी योग कारक होता है। पाप ग्रह होने के कारण भी वो शनि योग कारक हो सकता है, क्योंकि वृष लग्न में भाग्येश और कर्मेश शनि ही है। तो भाग्येश कर्मेश शनि होने के कारण भी वो सुफल प्रदान कर सकता है। प्रत्येक जन्म कुंडल्याम यदा वयम फलादेश जन्म कुंडल्याः फलादेशं कुर्मः तदानीम् अस्माभिः नूनमेव द्रष्टव्यम्। कः ग्रहः
पूर्णतया बलियान अस्ति संपूर्ण जातके। यः पूर्ण बलवान अस्ति तस्य प्रभावः एव जातकस्य उपरि भवति। तदनन्तरम् आत्मकारक ग्रहः सूर्यः, मनकारक ग्रह चंद्रः एवं शरीर भवति लग्नम। ये तीन मुख्य होते हैं, एक लग्न, दूसरा सूर्य जो आत्मकारक ग्रह है, और तीसरा जो है चंद्रमा मन। ये तीनों यदि बलवान हो और शुक्र, बृहस्पति, बुध ये तीनों यदि भी बलवान हो शुभ ग्रहों होने के कारण, तभी व्यक्ति जरूर राजयोग से योगान्वित होकर राज पदवी में बैठेगा। इस प्रकार की फलादेश में हमको ध्यान देना चाहिए। ये आज हम लोगों के लिए यह विषय अत्यंत सूक्ष्म है, पढ़ना चाहिए। धन्यवाद सब।